21 मई 1991 की रात पूरा भारत अंधेरे में डूब गया। पूर्व प्रधानमंत्री और नेहरू गांधी खानदान के चिराग राजीव गांधी की श्री पेरम्बुदूर, तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई। ये धमाका एक आत्मघाती बम विस्फोट था जिसमें गांधी जी और कम से कम 14 लोगों की तुरंत मौत हो गई। पूरा देश सदमे में था, इस बड़े नुकसान को समझने की कोशिश कर रहा था। गांधी जी, जिन्होंने 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नेतृत्व संभाला था, वो दोबारा सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था और इस दौरान उन्होंने तकनीकी उन्नति और आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की थी। उनकी मौत राजनीतिक हिंसा का एक क्रूर कृत्य भारत के इतिहास में एक काला दिन बन गया। इस हत्या ने पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर दौड़ा दी। ये लोकतंत्र की नाजुकता और राजनीतिक उग्रवाद की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। जैसे ही हत्या की खबर फैली, पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। राजीव गांधी की हत्या भारत की सामूहिक स्मृति में एक गहरे घाव की तरह है। राजीव गांधी, जिनका जन्म भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था, शुरू में राजनीति में आने से हिचकिचाते थे। उनका बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां राजनीति और सार्वजनिक सेवा का गहरा प्रभाव था, लेकिन राजीव ने एक अलग रास्ता चुना। वो सार्वजनिक जीवन से दूर इंडियन एयरलाइंस के लिए पायलट के रूप में काम करना पसंद करते थे। पायलट के रूप में उनका जीवन शांत और संतुलित था और वे अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेते थे। हालांकि 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की हत्या ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस त्रासदी ने राजीव को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी मां, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राजीव अनिच्छा से राजनीति में आए। उन्होंने अपने परिवार की सेवा और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझा और राजनीति में कदम रखा। अपनी मां की हत्या के बाद सत्ता संभालने पर राजीव गांधी ने आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति के एक महत्वाकांक्षी एजेंडे की शुरुआत की। उन्होंने भारत को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को ऊपर उठाने की उसकी क्षमता को पहचाना। राजीव गांधी ने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी ही वह साधन है जिससे भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। उन्होंने कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की, जिससे आईटी क्षेत्र में भारत के भविष्य के विकास की नींव पड़ी। उनके प्रयासों ने भारत को एक डिजिटल युग में प्रवेश करने में मदद की। टेक्नोलॉजी के अलावा राजीव गांधी ने भारत को जकड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी हल करने की कोशिश की। उन्होंने जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन को कम करने के लिए काम किया। वो शिक्षा के महत्व को समझते थे, खासकर लड़कियों के लिए, और उन्होंने साक्षरता दर में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बना सकती है। उन्होंने आंतरिक संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत भी शुरू की। राजीव गांधी का दृष्टिकोण था कि संवाद और समझौता ही स्थायी शांति का मार्ग है। भारत के लिए राजीव गांधी का विजन प्रगति, एकता और आधुनिकता का था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले और देश एकजुट होकर आगे बढ़े। उनका मानना था कि एक ऐसा भविष्य होगा जहां टेक्नोलॉजी और सामाजिक न्याय साथ साथ चलेंगे और सभी भारतीयों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और समानता की वकालत की। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतियों से मुक्त नहीं था, लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। राजीव गांधी की हत्या दुखद रूप से पड़ोसी देश श्रीलंका में चल रहे गृहयुद्ध से जुड़ी हुई थी। यह गृहयुद्ध, जो कई दशकों से चला आ रहा था, ने न केवल श्रीलंका को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित किया। ये संघर्ष, जो सिंहली बहुसंख्यकों और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच जातीय तनाव से उपजा था, दशकों से चला आ रहा था। इस संघर्ष ने श्रीलंका के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या एलटीटी, एक उग्रवादी अलगाववादी संगठन, द्वीप राष्ट्र के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली और क्रूर समूह के रूप में उभरा। एलटीटीई ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मघाती हमलों
और गुरिल्ला युद्ध जैसी हिंसक रणनीतियों का सहारा लिया। भारत, जहां खुद एक बड़ी तमिल आबादी है, श्रीलंकाई संघर्ष में घसीटा गया। तमिलनाडु में इस संघर्ष के प्रति गहरी सहानुभूति थी और वहां के लोग श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने तमिलनाडु के नेताओं के दबाव में 1980 के दशक की शुरुआत में एलटीटीई सहित विभिन्न तमिल समूहों को समर्थन प्रदान किया। इस समर्थन ने भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और जटिल बना दिया। हालांकि भारत की भागीदारी और जटिल होती गई क्योंकि एलटीटीई की क्रूर रणनीति और जिद साफ दिखने लगी थी। एलटीटीई ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिससे भारत की स्थिति और भी कठिन हो गई। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य बातचीत के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करना था। इस समझौते को एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, लेकिन यह उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। इस समझौते में एलटीटीई सहित तमिल उग्रवादी समूहों को निहत्था करने और तमिल बहुल क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने का आह्वान किया गया। लेकिन इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां थीं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा था। समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए भारत ने श्रीलंका में एक शांति सेना भी तैनात की। भारतीय शांति सेना का उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना और शांति स्थापित करना था, लेकिन यह मिशन जल्द ही एक कठिन चुनौती बन गया। हालांकि इस समझौते को श्रीलंकाई सरकार और एलटीटीई दोनों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। श्रीलंकाई सरकार सिंहली राष्ट्रवादियों के दबाव में सत्ता का हस्तांतरण करने से हिचकिचा रही थी, जबकि एलटीटीई ने इस समझौते को विश्वासघात के रूप में देखा। सिंहली राष्ट्रवादियों के दबाव में श्रीलंकाई सरकार सत्ता का हस्तांतरण करने से हिचकिचा रही थी। इस हिचकिचाहट ने संघर्ष को और भी जटिल बना दिया और शांति प्रक्रिया को बाधित किया। दूसरी ओर एलटीटीई ने इस समझौते को विश्वासघात के रूप में देखा और निहत्था होने से इनकार कर दिया। एलटीटीई के इस रुख ने संघर्ष को और भी भड़काया और शांति की संभावनाओं को धूमिल कर दिया। भारतीय शांति सेना ने खुद को दोनों ओर से हमलों का सामना करते हुए पाया। एलटीटीई और श्रीलंकाई सेना दोनों ने भारतीय शांति सैनिकों पर हमले किए, जिससे भारत की स्थिति और भी जटिल हो गई। इस संघर्ष ने राजीव गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि तैयार की, जो इस पूरे घटनाक्रम का एक दुखद परिणाम था। लिबरेशन टाइगर्स ऑन तमिल ईलम या एलटीटीई 1970 के दशक में श्रीलंका में तमिल अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई समूहों में से एक के रूप में उभरा। यह समूह तमिल लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा था, जो उन्हें लगता था कि उनके अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए आवश्यक था। वेलुपिल्लई प्रभाकरण के नेतृत्व में एलटीटीई ने अपने अनुशासन, संगठन और क्रूरता के लिए तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रभाकरण ने अपने अनुयायियों को एक सख्त सैन्य अनुशासन में ढाला, जिससे वे एक अत्यधिक संगठित और प्रभावी लड़ाकू बल बन गए। समूह की विचारधारा इस विश्वास पर आधारित थी कि श्रीलंका में तमिल लोग एक अलग राष्ट्र थे, जो अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य के हकदार थे। तमिलों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र तमिल ईलम की स्थापना को अनिवार्य माना। एलटीटीई की रणनीति गुरिल्ला युद्ध से आतंकवाद में बदल गई, जिसने नागरिक और सैन्य दोनों ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया, जिससे श्रीलंका में व्यापक तबाही मची। ये समूह कई बम विस्फोटों, हत्याओं और नरसंहारों के लिए जिम्मेदार था, जिसने सिंहली आबादी और उनके तरीकों का विरोध करने वाले तमिलों में भय और दहशत पैदा कर दी थी। इन हमलों ने श्रीलंका के समाज को गहरे घाव दिए, जो आज भी महसूस किए जाते हैं। एलटीटीई ने युद्ध की रणनीति के रूप में आत्मघाती बम विस्फोटों का भी इस्तेमाल किया, एक ऐसा तरीका जिसे बाद में दुनिया भर के अन्य आतंकवादी संगठनों ने अपनाया। आत्मघाती हमलावरों को ब्लैक टाइगर्स कहा जाता था और वे एलटीटीई के सबसे घातक हथियारों में से एक थे। एलटीटीई की क्रूरता और जिद ने श्रीलंकाई संघर्ष के बातचीत के जरिए समाधान को और मुश्किल बना दिया। हर बार जब शांति वार्ता की कोशिश की गई, तो एलटीटीई की हिंसक कार्रवाइयों ने उन प्रयासों को विफल कर दिया। भारत श्रीलंका समझौते के तहत समूह द्वारा निहत्था होने से इनकार और भारतीय शांति सेना पर उसके लगातार हमलों से शांति प्रक्रिया ठप हो गई। एलटीटीई ने समझौते को तमिलों के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा और इसे मानने से इनकार कर दिया। एलटीटीई की हरकतों से निराश भारत ने 1990 में अपनी शांति सेना वापस बुला ली। भारतीय शांति सेना के हटने के बाद
श्रीलंका में हिंसा और संघर्ष और भी बढ़ गया। हालांकि एलटीटीई ने भारत की वापसी को एक जीत के रूप में देखा और श्रीलंकाई सरकारी बलों पर अपने हमले तेज कर दिए। इसने श्रीलंका में संघर्ष को और भी जटिल और घातक बना दिया। समूह के नेतृत्व, जो आश्वस्त था कि भारत ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया है, ने बदला लेने की साजिश रची। उन्होंने भारत को अपने दुश्मनों में से एक के रूप में देखा और इसके खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों की योजना बनाई। राजीव गांधी, जिन्हें भारत श्रीलंका समझौते और भारतीय शांति सेना की तैनाती का सूत्रधार माना जाता था, उनका मुख्य निशाना बन गए। 1991 में एलटीटीई ने एक आत्मघाती हमलावर के माध्यम से राजीव गांधी की हत्या कर दी, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए।